बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम पढ़ेंगे इस पुस्तक का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। और इसमें आज जो शीर्षक है वो है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। और ये जो शीर्षक है इस पाठ का 9वां भाग होगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या बता रहे हैं। ये जो शीर्षक है वो शुरू होता है पेज नंबर 27 से। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले है महाकाव्य। तो महाकाव्य का मतलब है ऐसी रचनाएं जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने करीब 5 से 6 हजार साल पहले उस वक्त घटी हुई घटनाओं के आधार पर लिखा था। उसके बाद है इतिहास। इतिहास मतलब पुरातन काल में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं जो कि आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं, वो हमारा इतिहास है। परंपरा, जो नियम कानून हमारे पूर्वज जो किया करते थे या जिन चीजों को वो माना करते थे उन्हीं चीजों को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, वो सारी हमारी परंपराएं कहते। मिथक। मिथक का मतलब होता है ऐसी पारंपरिक कहानियां जिन्हें इतिहास में भी स्थान दिया गया है। ऐसी घटनाएं जो कि पुरातन काल में घटी थी और वो अब हमारे इतिहास में उनका वर्णन किया गया है, उन्हें कहा जाता है मिथक। आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या क्या बता रहे हैं। पहला है प्राचीन भारत के महाकाव्य। प्राचीन काल में ऐसी 2 महाकाव्यों की रचना की गई जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं और उनमें लिखी हुई बातों की सत्यता पर हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हम मानते हैं कि उनमें जो कुछ भी लिखा गया है वो सच में हुआ होगा। 5 से 6 हजार वर्ष पहले वो सारी घटनाएं घटित हुई थी, वो सारे पात्र थे हमारे धरती पर और वो सारी जो घटनाक्रम है वो सब कुछ हमारी धरती पर घटा होगा। तो वो 2 महाकाव्य कौन से हैं? पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। अब इनके संबंध में इनमें क्या चीजें लिखी हुई हैं और इनका हमारे जीवन पर या आम जनता है उसके जीवन पर, उसके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस बारे में हम जानते हैं। पहला है भारतीय आर्यों के आरंभ समय का वृत्तांत। वृत्तांत का मतलब होता है डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर भारतीय आर्यों, जब आर्य हमारे देश में आ चुके थे, वो यहाँ पर रहने लगे थे, उस समय जो आरंभिक काल था उस समय क्या कुछ घटा था, वो सारी बातों का वर्णन हमें महाभारत रामायण में मिलता है। उस समय के गृह युद्ध, विजयों की कथाएं। उस समय गृह युद्ध मतलब घर में ही जो आपसी लड़ाइयां होती थी। जैसे कि हम लोगों को पता है कि महाभारत में राज्य को लेकर के, सत्ता को लेकर के भाइयों में ही युद्ध छिड़ गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक जो वंश था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। आपसी फूट के कारण जो लड़ाइयां होती थी उन सारी बातों का इसमें जिक्र है। साथ में विजयों की कथाएं, जो बड़े बड़े युद्ध हुए उसमें किनकी विजय हुई, कौन पराजय हुआ, ये सारी बातें हमें महाभारत में पढ़ने को मिलती हैं। और साथ में रामायण में भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आम जनता के मन पर इन महाग्रंथों का गहरा प्रभाव, जो भारतीय लोग हैं उनके मन पर रामायण और महाभारत का बहुत गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। आज भी प्रभाव देखा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये हजारों वर्ष पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं तो इनका प्रभाव सिर्फ जो पुराने लोग हैं या जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वही सिर्फ इन बातों को मानते हैं। आज भी जो लोग हैं उन पर भी हम आसानी से रामायण और महाभारत में घटित घटनाओं का, उनके पात्रों का प्रभाव हम देख सकते हैं। रामायण और महाभारत भारतीय जीवन का अभिन्न अंग और हमारे जीवन का ये अभिन्न अंग कहलाता है, क्योंकि आज भी अपने पूजा स्थान में लोग रामायण जैसी पुस्तकें रखते हैं, उन्हें रोज पढ़ना पसंद करते हैं और अपनी धरती से वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो रामायण और महाभारत को अगर हम ये कहें कि वो आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जिसे कि अलग नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं और हमारे महाकाव्यों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या बता रहे हैं। आगे बताया गया है सांस्कृतिक विकास के विभिन्न रूप।
हमारे जो महाकाव्य हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति के विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो किस तरह से है, आइए देखते हैं। सभी श्रेणियों के लिए सामग्री उपलब्ध। यहाँ पर हर श्रेणी मतलब चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो ऊंची जात वाला हो, चाहे वो नीची जात वाला हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर आपको उनसे जुड़ी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। दूसरा है प्राचीन भारत के रहस्यों का ज्ञान। इन पुस्तकों से, इन महाकाव्यों से हमें हजारों हजार साल पहले किस तरह की घटनाएं घटित हुई थी, उन सारी बातों का रहस्य भी हमें जानने को मिलता है। समाज में व्यक्तियों का विभाजन। अब यहाँ पर यह भी पता चलता है इन महाकाव्यों को पढ़कर कि उस वक्त भी समाज में लोगों को विभाजित किया जाता था, मतलब कि अलग अलग स्तर के लोग थे, अलग अलग समूहों में लोग बटे हुए थे, उनका विभाजन किया गया था। वो किस आधार पर विभाजन होता था, आइए देखते हैं। जात पात ऊंच नीच में समाज विभाजित था। उस वक्त जो विभाजन करने का जो तरीका था वो था जात पात के आधार पर, और दूसरा ऊंच नीच के आधार पर। उस वक्त भी ऊंची जाति, नीची जाति या अमीर गरीब, इस तरह की जो बातें थी वो लोग मानते थे, और इस तरह की बातों के साथ ही लोगों का विभाजन भी किया गया था। लेकिन इस विभाजन के बाद भी एक जो अच्छी चीज थी वो क्या थी, एकजुटता का भाव। चाहे लोग कितने भी विभाजित थे, ऊंच नीच का फर्क था, जात पात का फर्क था, लेकिन जब एकता की बात आती थी तो वो सभी एक थे, उनमें एकता की भावना भरी हुई थी। मतभेदों का समाधान। अगर दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कोई मतभेद होता था, कोई लड़ाई होती थी, तो यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो बीच में उसके समाधान के लिए आते थे और समझा बुझाकर लोगों को उस मतभेद को खत्म करने की सलाह देते थे। भेदभाव के ऊपर एकता का भाव। यहाँ पर कितना भी लोगों के बीच में भेदभाव की भावना थी, चाहे वो जात पात में बटे हुए थे, ऊंचे और नीचे जात में बटे हुए थे, लेकिन फिर भी इन सब के ऊपर उनमें एकता की भावना आसानी से देखी जा सकती थी। जब भी उन लोगों पर किसी तरह की मुसीबत आती थी तो लोग अपना भेदभाव भूलकर, अपने जात पात को भूलकर एक हो जाते थे। उनमें एकता की भावना आसानी से देखी जा सकती थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। भारतीय पुराकथाओं का संबंध। अब यहाँ पर पुराकथाओं मतलब हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो कि पुरातन काल से चली आ रही हैं और हमारे पूर्वजों से हम उसे सुन रहे हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी तक हम उसे पहुंचा रहे हैं। तो इनका संबंध, जो पुरातन काल की कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनका आखिर किन से संबंध है? महाकाव्यों तक सीमित नहीं थी। अब ये जो कहानियां थी, जो हजारों हजार साल पहले घटित हुई थी और इन्हें कहानी के रूप में हम आज भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनका जो संबंध था वो सिर्फ महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ महाकाव्य में लिखे हुए थे वो और कहीं भी इनकी चर्चा नहीं की जा रही थी। आगे देखते हैं। इनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। ये जो कहानियां थी, इनका जिक्र वैदिक काल मतलब जिस समय वेदों की रचना की गई थी, उपनिषदों की रचना की गई थी, उस काल में भी हम महाकाव्यों से जुड़ी हुई घटनाएं और कहानियों का वर्णन हम देख सकते हैं। रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में है। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है महाकाव्यों में या वैदिक काल में, जो इस तरह की कथाएं जो हैं, उनका वर्णन जो किया गया है, उसकी जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत। संस्कृत साहित्य उस वक्त ज्यादा प्रचलन में था, लोगों को संस्कृत का ज्ञान था, तो उस वक्त संस्कृत का जो साहित्य था उसमें हम इस तरह की पुराकथाओं का वर्णन हम देख सकते हैं। कवियों और नाटककारों द्वारा अपनी रचनाओं का आधार बनाया गया। यहाँ पर सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित नहीं था, या लोग सिर्फ एक दूसरे को ही इस तरह की कहानियां नहीं सुनाते थे, बल्कि कवियों और नाटककारों, कवि जो थे वो अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में इन घटनाओं का जिक्र करते थे। साथ में नाटककार मतलब जो मंच प्रस्तुति करते थे, क्योंकि उस वक्त जो मनोरंजन का साधन था वो यही था। या तो कविताएं लोग सुना करते थे कवियों से, या फिर नाटक के द्वारा किसी कहानी का प्रस्तुतिकरण किया जाता था। तो यहाँ पर जो नाटककार थे वो इन महाकाव्यों में घटित जो घटनाओं का वर्णन किया गया था, या जो वैदिक काल में जो घटनाओं का वर्णन था, ये जो कहानियां थी, उन्हें अपने नाटकों के रूप में मंच में वो प्रस्तुत करते थे और लोगों का उससे मनोरंजन भी होता था और साथ में उनके ज्ञान में बढ़ावा भी होता। ये जो पुरा कथाओं में आखिर किन बातों का जिक्र किया गया था, क्या ऐसी बातें थी, किन बातों को आधार बना करके उनमें कहानियां लिखी गई थी? वो था वीर गाथाएं मतलब लोगों के साहस और पराक्रम की कहानियां। वफादारी, चाहे वो मालिक और नौकर का संबंध हो या राजा और प्रजा का संबंध हो, वहां पर वफादारी सबसे
महत्वपूर्ण चीज होती है। हमें हमेशा वफादारी निभानी चाहिए। इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत कहानियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। तीसरा है साहस। जो साहसी लोग थे उनसे जुड़ी जो कहानियां थी उनका भी जिक्र हमें इन पुस्तकों में मिलता है। सत्य के बारे में ये कहा जाता था कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। तो इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत कथाएं भी हमें इन पुस्तकों में मिल जाएंगी। सदाचार, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए लोगों के साथ, इस बारे में भी पुस्तक में लिखा हुआ है। बलिदान, समय आने पर या तो अपने देश के लिए या अपनी मातृभूमि के लिए या अपने लोगों के लिए अगर हमें बलिदान करना पड़े तो उससे भी हमें पीछे नहीं हटना है। तो इस तरह की बातों से ओतप्रोत कहानियां हमें अपने पुरा कथाओं में मिल जाएंगी, जिससे कि लोगों का मनोबल बढ़े और लोग भी इस तरह की भावनाओं से प्रेरित हों। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इस पाठ में। आगे है, इन कहानियों में तथ्य और कल्पना का मिला जुला रूप देखा जा सकता है। तथ्य मतलब होता है रियलिटी, जो भी सत्य है, और कल्पना मतलब होता है इमेजिनेशन। तो यहाँ पर ये जो कहानियां लिखी गई थी उसमें कुछ तो सच्चाई थी, लेकिन कुछ जो था वो कल्पना के आधार पर उसे लिखा गया था। तो इन दोनों का मिला जुला रूप हमें इन कहानियों में, पौराणिक कथाओं में मिल जाता है और इन्हें अब अलग नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें तो ऐसी है जिन्हें विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इतनी ज्यादा लोगों के मन में बैठ गई है कि अब उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। आगे, काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण करना। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इतिहास में उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो घटनाएं घटी हैं या नहीं घटी हैं, लोगों ने अपनी कल्पना के आधार पर उसे उस तरह का बना दिया है। काल्पनिक होने के बाद भी आज हम उसे इतिहास का एक भाग मानते हैं और वो सारी चीजें जो हैं वो आज इतिहास का रूप उसने धारण कर लिया है। निश्चित रूप से घटित बातों की जानकारी नहीं देता। कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी सच्चाई पर हमें संदेह है, लेकिन वो बातें सच में घटी हैं या नहीं घटी हैं, इन सारी बातों का कहीं भी कोई प्रमाण हमें इन पुस्तकों में नहीं मिलता। लोगों का इन पर अटूट विश्वास उन्हें उच्च विचारों की ओर ले जाता है, लेकिन जो लोग हैं वो इन बातों की सत्यता को जानने की कोशिश भी नहीं करते। जो उन्हें अपने पूर्वजों से सुनने को मिलता है या इन महाकाव्यों में पढ़ने को मिलता है, उन पर उनका अटूट विश्वास है। इतना गहरा विश्वास है कि उसे वो झुठलाते नहीं हैं और वो सारी बातें उनके विचारों को उच्च बनाती हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकारों का न होना। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आज से करीब 5 से 6 हजार वर्ष पहले भारत में ऐसे इतिहासकार नहीं थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज अगर कोई घटना घटती है तो हम उसका पूरा विवरण मतलब उसकी तिथि, कब वो घटना घटी है, कौन से समय घटी है, कौन से वर्ष में घटी है, कौन कौन से लोग उससे जुड़े हुए थे, उस घटना के घटित होने के पीछे कौन सी परिस्थितियां थी, इन सारी बातों को हम लिखित रूप में अपने पास लिख कर रख लेते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को उस घटना के बारे में सही जानकारी हो। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे कोई इतिहासकार नहीं थे, ऐसा कोई नहीं था जो उस वक्त की घटी घटनाओं को लिखे या उनका पूरा विवरण वो समय, तिथि या वर्ष के हिसाब से उसे लिख करके रखे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके कारण कौन कौन सी बातें सामने आई, आइए देखते हैं। यूनान, चीन, अरब में भी इतिहासकार नहीं थे। सिर्फ भारत की ही बात नहीं है। यूनान मतलब ग्रीस, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, ग्रीस, चीन, चाइना और अरब कंट्रीज जो थे वहां पर भी ऐसे कोई इतिहासकार नहीं थे। हजारों साल पहले लोगों में इतनी समझ ही नहीं थी कि जो घटनाएं घट रही हैं उनकी जानकारी हमें आने वाली पीढ़ी को अगर देना है तो उसकी सत्यता के बारे में, उसके घटित होने के समय के बारे में सब चीजें हमें लिखकर रखनी चाहिए। तो ऐसे इतिहासकार ना तो भारत में थे और ना ही चीन, यूनान या अरब के देशों में थे। तिथियों या सही कालक्रम का ज्ञान नहीं। इसी वजह से जो भी घटनाएं हम इतिहास में पढ़ते हैं या इन महाकाव्यों में पढ़ते हैं उनकी कोई तिथि या काल के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता है। आगे है, आधुनिक विद्वान इतिहास के सूत्रों को खोज रहे हैं, लेकिन आज के जो विद्वान हैं वो इतिहास में घटी इन घटनाओं के घटित होने के समय के बारे में आज भी खोज कर रहे हैं। आगे है, समकालीन अभिलेख, शिलालेख, कलाकृतियां, इमारतों के अवशेष, सिक्के और सांस्कृतिक साहित्य की सहायता। अब ये जो विद्वान है वो किस तरह से खोज रहे हैं, उस
वर्ष को या उस समय को या उस तिथि के बारे में कैसे वो जान पाएंगे? वो है आज जो हमें खुदाई के दौरान ये जो अभिलेख मिले हैं, समकालीन मतलब उस वक्त के जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, उनके आधार पर शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब होता है लिखी हुई चीजें। तो यहाँ पर पत्थरों पर जो हमारे पूर्वजों ने अपनी भाषा में जो लिखा था उनके आधार पर कलाकृतियां मतलब जो मूर्तियां उन्होंने गढ़ी थी, मूर्तियां उन्होंने बनाई थी, उसके आधार पर इमारतों के अवशेष, उस वक्त की जो इमारतें थी जो कि समय के साथ टूट गई या ढह गई या जमीन के नीचे दब गई, खुदाई के बाद जब हमें उन इमारतों के अवशेष मिले, रिमेन्स मिले, उनसे भी बहुत सारी बातें आधुनिक जो विद्वान हैं हमारे उनको पता चलता। साथ ही साथ उस वक्त सिक्के, उस वक्त में जो प्रयोग किए जाने वाले जो सिक्के थे, सिक्के का मतलब है कॉइन्स, जैसे कि आज हम चाहे व्यापार हो, चाहे हमें कुछ खरीदना हो, उसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त भी इस तरह के लेन देन के लिए सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। तो खुदाई के दौरान ऐसे बहुत सारे सिक्के भी मिले हैं जिन पर भी काफी काम हो रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किस काल में ये सिक्के बने थे और इनका क्या उपयोग था। इसके बाद जो हमें बातें जानने को मिलती है वो है सांस्कृतिक साहित्य से, जो हमारी सांस्कृतिक जो साहित्य है, उस वक्त का जो लिटरेचर है, उससे भी हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती है और इन सभी बातों पर गहन विचार और गहन चिंतन कर रहे हैं आज के आधुनिक विद्वान। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी हमको मिलती है, वो जानकारी हमें मिलती है यात्रियों के सफरनामों का सहारा। ऐसे बहुत सारे यात्री थे जो कि भारत आए थे, जैसे हम लोगों ने पहले के शीर्षकों में पढ़ा है कि चीन से भी बहुत सारे यात्री समय समय पर भारत भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात यह की थी, उन्होंने अपनी यात्रा का सारा विवरण लिख लिया था और उन्हीं लेखों के आधार पर हमें पता चलता है कि हाँ, हजारों वर्ष पहले चीन से कुछ यात्री हमारे देश में आए। सफरनामा का मतलब होता है अपने सफर के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में जो लिखी हुई चीजें जो हमें मिली हैं उनका भी सहारा ले रहे हैं आज के आधुनिक विद्वान और अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिनी प्राचीन ग्रंथ, लेकिन यहाँ पर जो कश्मीर, हमारे देश का जो अभिन्न अंग है कश्मीर, वहां के इतिहास के बारे में उस वक्त लिखी गई एक पुस्तक हमें मिली है जिसका नाम है राजतरंगिनी और इसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। पुरातन काल में लिखा हुआ यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिनी और इसमें हमें कश्मीर का पूरा इतिहास जानने को मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है ऐतिहासिक तिथि और काल के अभाव का जनता पर प्रभाव। अब यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि इतिहास के बारे में कोई भी ऐसी लिखित जानकारी हमें, कोई भी ऐसे लिखित प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि उस वक्त कोई भी इतिहासकार नहीं होते थे, कोई भी भारतीय इतिहासकार नहीं थे जिन्होंने उस वक्त की घटनाओं को तिथि और समय और वर्ष के हिसाब से लिख कर रखा हो। लेकिन हमारे जो विद्वान हैं वो इन सारी चीजों पर खोज कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी आशा है कि हमें कुछ न कुछ और ज्यादा जानकारी अपने इतिहास के बारे में मिलेगी। लेकिन जो ये इतिहास की तिथि मतलब डेट और काल मतलब समय या वर्ष, उसके बारे में जो हमें कुछ भी ऐसा पता नहीं है, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या जनता इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं पर वो विश्वास करती है या वो इन घटनाओं के बारे में प्रमाण मांग रही है। तो ऐसा क्या प्रभाव है जनता के ऊपर, ये हम देखते हैं। अतीत के बारे में अपना दृष्टिकोण बना लिया है। अब जनता जो है वो इस तरह का कोई प्रमाण इन घटनाओं के बारे में नहीं मांग रही है, बल्कि उसने अतीत में घटित होने वाली इन घटनाओं को लेकर उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, उनका अपना एक नजरिया है, उनका अपना एक दृष्टिकोण उन्होंने बना लिया है। अब ये जो दृष्टिकोण जो बना है इनका, वो किस आधार पर बना है? परंपरागत वृत्तांतों। अब जो परंपरागत मतलब परंपरा से चली आ रही, पुराने काल से चली आ रही जो वृत्तांत हैं, जो कही हुई बातें हैं या जो डिटेल्स हैं या जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उनको पढ़ करके, उनको जान करके जनता ने अपना ये दृष्टिकोण बना लिया है। पौराणिक गाथाएं, पुरातन काल की जो गाथाएं हैं, गाथाएं मतलब लोगों के बारे में कही गई बातें, तो गाथाएं और कहानियों के आधार पर ही जो हमारी जो जनता है या जो हम लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनका अपना एक दृष्टिकोण बन चुका है अपने इतिहास के बारे में। पीढ़ी दर पीढ़ी
विरासत में मिली। और हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, जो आज हम जानते हैं, वो हमें कहाँ से मिली हैं? अपने बुजुर्गों से। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीजें चली आ रही हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें बता रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये सारी बातें बताएंगे। तो इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी बातें चली आ रही हैं। आगे है मानव निर्मित काल्पनिक इतिहास, तथ्यों और दंत कथाओं का प्रचार। अब यहाँ पर चूंकि हमें इतिहास में घटी घटनाओं की तिथि और काल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मनुष्य ने, हम लोगों ने क्या किया है, एक अपनी ही कल्पना में उसका इतिहास बना लिया है, उसकी प्रामाणिकता के बारे में, और वो जो कथाएं जो हमें पता है, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमें सुनने को मिली हैं, उनसे हमें ये सारी जानकारी मिली है, उसका भी हम प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने का मतलब है उसे हम आगे अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। जनता को ठोस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। इन सारे महाकाव्यों में, इतिहास में जो घटी हुई जो घटनाओं के बारे में जो जानकारी हमें अपने पूर्वजों से मिली है, जनता को कोई संशय नहीं है, कोई उन्हें डाउट नहीं है। वो उन सारी चीजों को एक ठोस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही मानते हैं। वो जानते हैं कि ये सारी जो घटनाएं हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। इनके ऊपर हमें किसी तरह का संदेह नहीं करना है, क्योंकि यही हमारा आधार है, हमारी संस्कृति का आधार है। यहाँ पर सत्य तथ्यों के अभाव में विचारों में धुंधलापन आ गया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें इतिहास में घटी घटनाओं की प्रामाणिकता का कोई हमें प्रमाण नहीं मिला है, कोई हमें इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है, इसीलिए धीरे धीरे हमारे विचारों में धुंधलापन आ गया है। धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, हमारी याददाश्त से हटती जा रही हैं। आगे है तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन। और ये जो पुरानी कथाएं हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जितना विश्वास हमें है इन सारी बातों में, हो सकता है आने वाली पीढ़ी इन बातों पर उतना विश्वास ना करे, और उनका जो दिमाग है वो ये सारी बातें सोच सोच के एक उलझन सी उनके विचारों में पैदा हो रही है कि क्या उन्हें वो सच माने या उन्हें वो झूठ माने। आगे है सहज विश्वास की प्रवृत्ति। लेकिन भारतीय लोगों की यह प्रवृत्ति है, यह उनकी आदत है कि जो अपने इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनके बारे में हम कोई भी इस तरह का प्रश्न किसी से नहीं करते कि क्या वो सत्य है या वो सारी चीजें कल्पना है। हम उन बातों का इतिहास की जो भी जानकारी हमें अपने महाकाव्यों से मिल रही हैं उन पर हम सहज ही विश्वास कर लेते हैं। ये हमारी आदत है, ये हमारी प्रवृत्ति है। तो बच्चों, इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये शीर्षक था, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, इसका भावार्थ यहीं पर खत्म होता है। आशा है आप लोगों को इस शीर्षक के अंतर्गत जो कुछ भी मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पाठ के अन्य शीर्षकों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।